नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने 15 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने को लेकर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और अभिभावकों से राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में बने वर्चुअल क्लासरूम के स्टूडियो से संवाद किया। संवाद में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्कूल खोलने पर शिक्षकों और अभिभावकों की राय ली। इसी दौरान शिक्षकों और अभिभावकों ने स्कूल खोले जाने को लेकर सहमति भी दी और वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि जो भी सुझाव शिक्षकों और अभिभावकों से मिले उन्हें वह 14 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखेंगे। ज्यादातर शिक्षक और अभिभावक 10वीं और 12वीं कक्षाओं को शुरू करने को लेकर सुझाव दिए हैं। कोविड-19 की वजह से निश्चित ही चुनौती बहुत बड़ी है और जो हमारे विद्यालय शिक्षा के जो बच्चे हैं, स्कूल खोलने का जो हमको निर्देश प्राप्त है कि 15 अक्टूबर के पश्चात स्टेट अपने हालात के अनुसार निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि विषय इतना बड़ा है कि इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसी नाते चाहे अभिभावक हो चाहे शिक्षक हो, सबकी जिंदगी की एक कीमत है, बहुत बड़ी कीमत है। किसी का जनहानि कहीं भी होती है, किसी क्षेत्र में भी होती है, चाहे हमारे बच्चे हो चाहे शिक्षक हैं, तो निश्चित ही हम लोग के लिए कहीं ना कहीं धब्बेदार बात हो जाएगी। इस नाते चाहे शिक्षक हो, अभिभावक हो, बच्चे हो, सबसे एक राय मशवरा करके परामर्श करके डीएमओ से परामर्श करके सबका एक फीडबैक लेके इन सब विषयों को मैंने कैबिनेट में प्रस्तुत करना है और जो हमारे सामूहिक रूप से अपने मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो हमारी कैबिनेट डिसीजन लेगी उसी का आगे पालन किया जाएगा। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने शासकीय आवास पर पशुपालन विभाग के सचिव, निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं के संचालन पर चर्चा की गई। इसमें सभी जनपदों के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से पूर्व में दिए गए निर्देशों की प्रगति की भी जानकारी ली गई। बैठक में कई खामियां भी निकलकर सामने आई, जिस पर जिम्मेवार लापरवाह अधिकारियों को राज्य मंत्री ने फटकार लगाते हुए भविष्य में ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए चेतावनी दी। हालांकि मीडिया के सामने राज्य मंत्री ने योजनाओं में सब कुछ सही ढंग से चलने की बात कही और साथ ही अगस्त 2021 तक केंद्र से मिले लक्ष्य को भी पूरा करने का दावा किया। कई अधिकारियों से आपने सीधे बात करके सीधे कहें। देखिए, हमारे विभाग पशुपालन के माध्यम से हम लोग भारत सरकार की अभी हाल ही में 2-3 ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिनको लेकर एक मिशन मोड में काम किया जा रहा है। उसी का जो है एक क्रॉस चेकिंग, उसी की एक समीक्षा बैठक जो है वो आज रखी गई थी, जिसमें हमारे विभाग के सभी अधिकारी निदेशालय स्तर पर सेक्रेटरी वो भी थे, साथ साथ में जनपदों के सीईओज वो भी वीसी के माध्यम से कनेक्ट है। स्पेशली किस प्रकार से हम पशुपालकों की पशुओं की हम लोग टैगिंग कर पा रहे हैं वो इस मिशन का एक पार्ट है। साथ साथ में हमने एक लक्ष्य दे रखा है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन का वो प्रयोग करें और साथ साथ में एक एआई का भी उनको लक्ष्य दे रखा है कि आपने साल भर में कितनी एआई करनी है। ये जनपदों को लक्ष्य निर्धारण है। उन्हीं लक्ष्यों के ऊपर आज जो है आखिरकार फील्ड में क्या परफॉर्मेंस निकल के आ रही है और कहां पर क्या दिक्कतें हैं उसको हम किस तरीके से समाधान निकाल सकते हैं, उसी की एक चर्चा भी थे और उनको दिशा निर्देश भी थे। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे वो NIAPH को लेकर हो, टीकाकरण को लेकर हो, चाहे वो टैगिंग को लेकर हो, मैं समझती हूँ कि आज की समीक्षा बैठक के उपरांत में ये रिजल्ट मिलेगा जो भारत सरकार ने हमको दिया है, 100% हम उसको पूर्ण कर सकेंगे। ऐसा मेरा आज की बैठक के बाद से मेरा मानना है। IAS वी षणमुगम और राज्य मंत्री रेखा आर्य के बीच विवाद के कारण अब रेखा आर्य के विभागीय अधिकारी उनसे बचते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सबसे पहले IAS वी षणमुगम ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उनके विभाग में काम न करने का हवाला दिया था, जिसके बाद विभागीय सचिव सौजन्य ने भी इस विभाग को बाय बाय कर दिया। साथ ही आज करीब 4 दिन हो गए हैं जिसके बाद से सचिव सौजन्या के पास महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हटाकर IAS और अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार को दिया गया था, लेकिन अब तक उन्होंने इस चार्ज को नहीं लिया।
इस पूरे मामले को लेकर अब तक अधिकारी, रेखार्य और उनके विभागीय अधिकारियों की खींचतान जारी है, जिसके चलते राज्य मंत्री कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ना करें तो खासतौर पर अपर मुख्य सचिव मनीष पवार ने तो सीधे मना किया है कि वो नहीं जुड़ना चाहते। देखिए, मैं तो ये कह सकती हूँ कि जो बातें आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, ऐसा कहीं ना मेरी वार्ता उनसे हुई है, ना ऐसा कभी उन्होंने मुझे व्यक्त किया है। तो मैं उस बात पे क्या प्रतिक्रिया दूं जब वो बात कहीं सीधा संवाद कायम ही नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रिएक्शन की कहीं कोई जरूरत है। और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है, जिसको जिम्मेदारी दें, स्वयं से सरकार की बात में जिसको जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी से काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर उत्तराखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों को 6 सूत्रीय कोविड-19 के बचाव की शपथ दिलवाई। इसी दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अग्रवाल ने कहा कि ये जो शपथ ली गई है, उसे अपने व अपने परिवार के साथ साथ समाज को कैसे बचाएं, इसकी सभी लोगों ने शपथ ली। लेकर शपथ दिलाई है और क्या संदेश है? देखिए, जिस प्रकार से देश के अंदर और कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे विभाग की भांति देखते भी हैं और व्यवहार भी करते हैं, उन्होंने आह्वान किया पूरे देशवासियों को, जिसमें तमाम चाहे कर्मचारी गणों, अधिकारी गणों, कार्यालय में जितने भी अन्य कार्मिक गणों, अन्य सभी से आह्वान किया है कि इस कोरोना जैसी महामारी के लिए एक 6 सूत्री शपथ लेने का काम करें। और उसी दिशा में आज मेरे इस उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर तमाम अधिकारी और कर्मचारी गणों ने इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी जो सावधानियां हैं उसको कैसे हमें लेनी है, उसको दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए, जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि बचाव ही इसका उपाय है, उस प्रकार के 6 सूत्री जो शपथ है हमने ली है। और मैंने तो अनुरोध किया है सभी से, इसके साथ साथ आप अपने को भी बचा के रखें, परिवार को बचा के रखें, समाज को बचा के रखें, तभी इसी से हम लोग बच सकते हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं कि जो हर क्षण हर पल हमारी चिंता यानी देशवासियों की चिंता कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज मैंने तमाम अपने कार्मिकों से अनुरोध भी किया है, खाली शपथ मात्र नहीं है, इसको क्रियान्वित भी करना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी से, मैं अपने विधानसभा और तमाम कार्मिकों के माध्यम से अन्य सभी से भी ये अनुरोध कर रहा हूं कि ये शपथ मात्र शपथ नहीं है, इसको हम सभी को आत्मसात करना है। यही मैं आपसे अनुरोध भी आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि बिल के खिलाफ देश के साथ साथ प्रदेश में भी कांग्रेस कृषि कानून हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में कृषि कानूनों के खिलाफ 2 अक्टूबर से हस्ताक्षर अभियान शुरू किए गए हैं और इस अभियान के तहत प्रदेश के तमाम जिलों में कृषि बिल की जानकारी किसानों को दी जा रही है। धस्माना ने कहा कि अब तक अभियान जिला स्तर पर चल रहा है, लेकिन अब इस अभियान को ब्लॉक स्तर पर भी शुरू किया गया है। 2 अक्टूबर को जो बीता 2 अक्टूबर है, इसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने उत्तराखंड में इस अभियान की शुरुआत करी, हस्ताक्षर अभियान की, जो पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में चल रहा है। आज हमने सारे जनपदों के अध्यक्षों से बात करी, मैंने स्वयं सबसे बात करके पूरे हस्ताक्षर अभियान की समीक्षा करी और सारे जनपदों से जो फीडबैक आया है, पौड़ी को छोड़ करके, पौड़ी में थोड़ी कमजोरी है, बाकी सभी 25 संगठनात्मक जनपदों में यह अभियान हमारा तेजी से चल रहा है। पौड़ी के जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि वो भी तत्काल इसको तेजी से शुरू करेंगे। हमारा इरादा यह है कि इनको विकास खंडों तक ले जाकर के और विकास खंडों से ग्राम स्तर तक ले जाकर के
आम नागरिक को, आम किसान को, आम व्यापारी को, आम ट्रांसपोर्टर को, सबको इसके जो नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं देश की अर्थव्यवस्था पर, इसके जो दुष्परिणाम आने वाले हैं किसानों के खिलाफ, किसानों की उपज के खिलाफ, उनके बारे में हम पूरे विस्तार से बताएंगे और हस्ताक्षर करवा करके हम 31 अक्टूबर तक इनको प्रदेश में एकत्रित करके फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भेजेंगे। जहां एक और कांग्रेस देश भर में किसान बिल का विरोध कर रही है, तो वहीं भाजपा भी इस बिल के समर्थन में मैदान में उतर आई है। इस कड़ी में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर बिंदुखत्ता में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कमल मुनि जोशी सहित कार्यकर्ताओं ने कृषि यंत्र पूजन कर केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कमल मुनि जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा दौर में जो किसान की स्थिति है वे कांग्रेस के 55 वर्ष के शासनकाल की ही देन है। उन्होंने कहा कि ये कृषि बिल किसानों के उत्थान करने वाले और किसान की राजनीति खत्म करने वाले बिल हैं। देश को जलाकर ही राजनीति करिए। आज ट्रैक्टर जलाना हो, समाजों के बीच में संप्रदाय पैदा करके आगजनी करवाना है। कांग्रेस का एक कल्चर हो गया है कि वो आग लगाकर देश में राजनीति करना चाहती है, लेकिन देश का युवा, देश का किसान, देश का जवान, देश का श्रमिक, देश का व्यापारी अब उनकी नीतियों को समझ गया है, इसलिए उनकी बातों में आने वाला नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ जो किसान बिल है, किसानों की आय को दुगना करने की ओर को बढ़ता हुआ कदम है। कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो इसीलिए भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनकी राजनीति आइसोलेटेड होती जा रही है, वो समाप्ति की ओर को होती जा रही है। अगर देश का श्रमिक अच्छी स्थिति में आ गया, देश का किसान अच्छी स्थिति में आ गया, देश का व्यापारी अच्छी स्थिति में आ गया, देश का जवान अच्छी स्थिति में आ गया, तो वो कभी भी कांग्रेस को माफ करने वाला नहीं है, क्योंकि 55 साल तक उन्होंने इस देश में राज करा और किसानों की स्थिति क्या पहुंच गई, श्रमिकों की स्थिति क्या पहुंच गई, व्यापारी की स्थिति क्या पहुंची, ये सब आपके सामने है। इसलिए कांग्रेस केवल विरोध करना है करके अपनी राजनीति बचाने के लिए, और मैं कह सकता हूं कि अपने समापन को होता हुआ देखते हुए बचाने के लिए वो केवल इस बिल का विरोध कर रही है। और आने वाले समय में यह बिल ऐतिहासिक होगा, किसानों की आय बढ़ाने वाला होगा। पिछले कई महीनों से कोरोना काल में डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही। छुट्टी के इस मुद्दे को लेकर इन लोगों ने डीजी हेल्थ से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन लोगों ने कहा था कि उनसे 15 घंटे काम लिया जा रहा है और सप्ताह में एक छुट्टी भी नहीं दी जा रही। वहीं पूरे मामले पर डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने कहा कि जिले के सभी सीएमओ और को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना काल में काम कर रहे डॉक्टरों, फार्मासिस्टों के साथ साथ नर्सेस और वार्ड बॉयज को सप्ताह में एक छुट्टी जरूर दी जाए। जो हमारे ऐसा नहीं है, वो लोग आए और हमसे बात करी और 15 घंटे नहीं कराया जा रहा उनसे काम। हमारे द्वारा निर्देशित किया गया है सभी जनपदों में कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अगर काम कर रहा है तो उसको जो है छुट्टी भी जरूर दी जाए और उसको रिलैक्स किया जाए। तो वो वहाँ के सीएमओ और वहाँ के प्रमुख अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनके द्वारा जो है हफ्ते में एक दिन की छुट्टी जरूर दी जाती होगी। देहरादून के सीएमओ अनूप डिमरी ने कोरोना महामारी से निपट रहे स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विभाग के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना काल में दिन रात काम कर रहे हैं। ये कर्मचारी अपने घरों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों की खामियां निकालने की बजाय उन्हें नमन करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार मेरे द्वारा जो है कोविड केयर सेंटर्स का उनका जो सैंपलिंग हमारी टीम कर रही है उसका आवश्यकता अनुसार हम पर्यवेक्षण करते रहते हैं। और मैं इस शब्द को निरीक्षण की जगह मैं उसको पर्यवेक्षण ज्यादा अच्छा मानता हूं, क्योंकि निरीक्षण में लगता है कि हम किसी की कमियां निकालने गए हुए। मेरा उद्देश्य कभी भी कमियां निकालना नहीं है। मेरा मानना है कि कमियां सब में कहीं ना कहीं होती हैं। मेरा उद्देश्य भ्रमण का ये रहता है कि मैं वहां पे जाके कोई उनकी समस्या है या कोई उनको समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे कोई गलती हो रही है तो उनको मैं सुधार करूं, ताकि जो और बेहतर हम सेवाएं दे सकें। और मेरी नजर में कोई भी अभी तक कोविड में काम करता हुआ ऐसा आदमी मेरा किसी भी श्रेणी का हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी से चाहे चिकित्सा अधिकारी तक का हो, कि जो कि काम में लापरवाही कर रहा हो और काम न कर रहा हो।
हमारे विशेष रूप से LT हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं जो कि घर बार छोड़ के वहीं पे बैठे हुए हैं, उसी सेंटर में रह रहे हैं, जो चाहे पेड कोविड सेंटर है, अनकोविड सेंटर है। मेरे LT इस धूप में, जबकि आप जो है AC में बैठा पसंद कर रहे हैं अभी भी आज के मौसम में, वो मेरा LT PP किट पहन के और जो सुबह से शाम तक ड्यूटी कर रहा है। तो इसको हमको देखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को मुझे नमन करना है, और नमन करना भी बहुत कम है, उसके ऊपर भी अगर कुछ इनके लिए करना होगा तो मैं करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। प्रशासन भले ही लाख दावे करे कि अवैध खनन बंद है, लेकिन लक्सर क्षेत्र में प्रशासन के नाक तले अवैध खनन का सिलसिला लगातार जारी है। इसका ताजा प्रमाण आज उस समय सामने आया जब खुद SDM पूरन सिंह राणा ने एक सूचना पर रायसी क्षेत्र में गंगा नदी इलाके में छापेमारी की और मौके से आधा दर्जन खनन वाहन पकड़ा गया, जो कि खनन सामग्री से लदे हुए थे। इसके अलावा क्षेत्र के ही भीकमपुर, भोजपुर इलाकों में गंगा नदी के कई घाट पर अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन के लाख दावों के बाद भी किस तरह से गंगा नदी के घाटों पर अवैध खनन हो रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन करने वालों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वे बेधड़क अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं SDM पूरन का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ उनका अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा और अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सर और उसके आसपास के इलाकों में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। इसका पुख्ता प्रमाण है आज SDM द्वारा की गई छापामार कार्रवाई, जिसके तहत आप पीछे देख सकते हैं। ये कई वाहन हैं जिन्हें SDM ने रेड हैंड यानी कि रंगे हाथों खनन करते पकड़ा है, और साथ में जो खनन माफिया थे यानी कि जो इन वाहनों में खनन कर जो खनन सामग्री लाद कर जा रहे थे वो कहीं भाग गए हैं, ये कहना है SDM का। साथ में इन सब वाहनों को सीज कर दिया गया है। इसके अलावा लगातार अभियान चलाने का भी दावा किया जा रहा है। अभी देखने वाली बात है कि कब तक अभियान चलता है और अवैध खनन पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लग पाता है। जसवीर सिंह, JK 24 न्यूज़, लक्सर। लालकुआं में कोरोना महामारी के कारण पिछले 6 महीनों से बंद शाम की दूध सप्लाई दोबारा शुरू हो गई है। इसका फैसला लालकुआं नैनीताल दूध उत्पादक संघ द्वारा किया गया और शाम की सप्लाई शुरू करने के साथ साथ त्योहारों के सीजन को देखते हुए दूध संघ द्वारा दूध उत्पादों में भी बढ़ोतरी की जा रही है। इसकी जानकारी लालकुआं नैनीताल दूध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी। काल में विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे विपणन स्टाफ ने दिन रात मेहनत करके कंटेनमेंट जोन और पूरे जनपद में दुग्ध आपूर्ति नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से सुचारू की थी। लेकिन दुकानों और होटलों के बंद होने के कारण हमको एक समय का विपणन कार्य बंद करना पड़ा था सायंकालीन का, जिसे हम आज से शुरू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लक्ष्य से अधिक विपणन करने में हम सफल होंगे। और इस आपदा में पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सहित पूरे जनपद वासियों ने जो नैनीताल दुग्ध संघ को सहयोग किया है, उसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और इस विपरीत परिस्थिति में जो दिन रात हम लोगों की मॉनिटरिंग माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा की गई, उसी का प्रतिफल है कि नैनीताल दुग्ध संघ विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार लाभ कमाते हुए अपने उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हित में काम कर रहा है। मिनी कोलकाता के नाम से जाने जाने वाले दिनेशपुर में कोरोना महामारी के चलते दुर्गा पूजा को लेकर कोई खास रोक नजर नहीं आ रही। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के करीब आते ही दिनेशपुर में जो रौनक होती थी, इस बार वह रौनक शहर से गायब है। वहीं दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष के मुताबिक वे सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में दुर्गा पूजा को लेकर कोई खास उत्साह नजर नहीं आ रहा। देश भर में दुर्गा पूजा को हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। आपको बता दें कि दिनेशपुर को मिनी कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। वही आपको बताना चाहूंगी कि कोविड-19 के चलते इस बार दुर्गा पूजा में कोई खास रौनक देखने को नहीं मिलेगी। वही दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष का कहना है, कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए हम दुर्गा पूजा मनाएंगे। अपने सहयोगी बादल के साथ मैं सुष्मिता पाल, JK 24 दिनेशपुर।
गदरपुर कुशालचंद मार्ग की खराब हालत को लेकर कांग्रेस नेता प्रीत गोवर ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द सड़क पुनर्निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद भी इस सड़क की मरम्मत का काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि अगर 2 नवंबर तक पीडब्ल्यूडी ने इस सड़क की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया तो वे भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री को फोन से चिट्ठी लिख के थी, क्योंकि इस सड़क की घोषणा जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि 2 बार करी गई है मुख्यमंत्री द्वारा, अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। हमारी उस फोन से चिट्ठी को देखकर पीडब्ल्यूडी विभाग को नींद से खुले और उन्होंने इस रोड पे खड्डे भरने का काम किया है। पर हमारी आज भी वही मांग है, हम इस सड़क का पुनर्निर्माण चाहते हैं। अगर हमारा पुनर्निर्माण 2 नवंबर तक नहीं हुआ तो मैं भूख हड़ताल पर निश्चित तौर पर बैठूंगा। मैं सरकार को और पीडब्ल्यूडी विभाग को बताना चाहता हूं कि ये सब करके जो लॉलीपॉप सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हमें दिया जा रहा है, इससे हम संतुष्ट नहीं है। हमें पुनर्निर्माण सड़क का हर हालत में चाहिए। लक्सर में नवनामित सभा भूपेंद्र निगम, मनीष कुमार और करुणेश शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। इस अवसर पर नगर पालिका के चेयरमैन अमरीश गर्ग मुख्य रूप से मौजूद रहे और इस मौके पर पालिका चेयरमैन अमरीश गर्ग ने नवनामित सभासदों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब पालिका में 3 और सभासदों के बढ़ जाने से नगर में विकास कार्यों में गति और तेजी आएगी। वहीं नवनामित सभासद भूपेंद्र निगम ने मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वे पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। पहले जो 11 हमारे इलेक्टेड सभासद हैं, आज 3 हमारे नामित हुए हैं। अब हम 14 सभासद हमारे नगर पालिका को मिले हैं। मैं समझता हूं कि हम पहले 11 और प्लस 3 होने के बाद हम सब लोग अपनी नगर पालिका को साफ सुथरा और विकास के लिए जितना भी हम इनको मिलजुल कर काम करेंगे और हम हर बात का सभी के सम्मान के लिए सभी का ध्यान रखेंगे। तो मैं अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को और उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक को बधाई देता हूं कि हमें उत्तराखंड सरकार से नगर पालिका में नामित करके भेजा है। हम आने वाले 2022 में जो अपना चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और नगर पालिका में कंधे मिलाकर साथ देंगे। अपनी बीमारी पर आंसू बहाते हुए सितारगंज शहर की सड़कों पर घूमने वाले कैंसर पीड़ित लावारिस घोड़े के इलाज के लिए नगर पालिका आगे आई है। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने केवल कैंसर पीड़ित इस घोड़े का इलाज जिम्मेदारी से किया, बल्कि इसका नामकरण भी किया है और इसे बादल नाम दिया है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि विभाग द्वारा बादल के उपचार की जिम्मेदारी ली गई है और डॉक्टरों को बुलाकर नगर पालिका परिसर में ही बादल नाम के इस घोड़े का उपचार शुरू करा दिया गया। नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे ने बताया, बादल की बीमारी को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा नगर पालिका व उप जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत भी की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका ने बादल के इलाज की जिम्मेदारी ली है। इसके नीचे लिंग में जो है कि कैंसर हो गया था और इसको लेकर ये बाजार में घूमता रहता था। शिकायतें भी काफ़ी आई, एसडीएम महोदय के यहाँ भी शिकायत गई है, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन गंभीर हुआ और हमारे जो पर्यावरण मित्र थे, सफाई कर्मी थे, कल उनके द्वारा इसको पकड़वाया गया। आज आप देख रहे होंगे कि डॉक्टरों की टीम पूरी तरीके से जो है कि इसको ठीक करने में लगी हुई है और आज हमने इसका नाम भी जो है कि हमने नाम भी रखा है, इसका बादल नाम रखा हमने और बादल घोड़े का जो है कि इलाज आज प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें मैं सबसे ज़्यादा जो है कि डॉक्टरों की टीम को, जो हमारे स्थानीय जानवरों के डॉक्टरों की टीम है, उनकी सराहना करूंगा कि वो पूरे मन से जो है कि इसका इलाज कर रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये बादल घोड़ा जो है ये शीघ्र जो है स्वस्थ हो जाए। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे Check 24/7 न्यूज के साथ।